एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था। वो अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। देखिए, पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और इस पूरे सिंडिकेट और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया है, जो आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। पाकिस्तानी नंबर और कई सुराग मिले हैं, यानी कि कई ऐसे क्लू मिले हैं। इस बारे में सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कनेक्शन राणा भाई से जुड़ा हुआ है। अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, प्लानिंग की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोबाइल फोन बरामद किया है और इस मामले की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आज दिनांक 6 जुलाई को मध्य रात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क से के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। और मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में रखता अनुसंधान भी किया जा रहा है। तो सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हुआ है और आपको ये बताते चलें, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े हुए एक युवक को गिरफ्तार किया और पुलिस का ये दावा है कि जो गिरफ्तार हुआ है आरोपी, उसका कनेक्शन, उसका संपर्क पाकिस्तान के गैंगस्टर से उसका संपर्क था। और अब आपको ये बताते हैं कि मुंगेर से आतंक के तार जो जुड़े हैं उसके आइए मायने समझाते हैं आपको। 2 से 3 साल से मोहम्मद सद्दाम जो है वो मुंबई में रह रहा था और मुंबई में ही उसकी कुछ लोगों से पहचान होती है। सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क के संपर्क में उसके बाद वो आया। राणा भाई नाम के एक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ जो कि पाकिस्तान का है। मोहम्मद सद्दाम के मोबाइल से ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कि उस कनेक्शन को दर्शाता है। सद्दाम के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। सोशल मीडिया से भी कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, बड़ी साजिश रची जा रही थी, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। सद्दाम के फरार दोनों साथी की तलाश अभी जारी है। सद्दाम की कुंडली खंगाल रही है सुरक्षा एजेंसियां और जो सबूत मिले हैं, सबूतों की कड़ियों को जोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे और अब बात करते हैं एक ऐसे ठगी की जिससे आपको भी सीख लेने की जरूरत है। पटना में एक रिटायर्ड प्रोफेसर डिजिटल ठगी का शिकार हुए हैं। उन्होंने 13 दिनों में अपनी जीवन भर की 82,53,000 रुपए की जमा पूंजी गंवा दी है। जी हां, पीड़ित फुलवार शरीफ नया टोला के रहने वाले रिटायर्ड आयुष डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन हैं और 27 मार्च को दरअसल एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है उनके पास और कॉल करने वालों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और यह कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी का डर दिखाया। उन्हें किसी से बात करने से भी रोक दिया गया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का खेल शुरू होता है। लगातार व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए उन पर निगरानी रखी जा रही थी और इसके साथ साथ परिवार से दूरी बनाने के लिए उनसे कहा गया। यहां तक कि हर गतिविधि पर, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी गई और उनको मानसिक तौर पर दबाव बनाया गया। अलग अलग बैंक खातों में उनसे पैसे ट्रांसफर कराए गए। इतना ही नहीं, यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कराया गया और 82,53,000 रुपए साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर किए गए। जब ठगों का संपर्क टूट गया तब इन लोगों को यह एहसास हुआ कि साइबर फ्रॉड इनके साथ हो चुका है। ये लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। तो बैंक का हमारे पास नोटिफिकेशन भेजता था कि दोनों मोबाइल का वीडियो ऑन रखा और 27 मार्च से 8 अप्रैल तक 13 दिन तक
उसको कहा कि अपने कमरे में आप ऐसे एंगल पे रखिए कि दोनों आदमी नजर आइए, पति पत्नी दोनों, और मेन गेट में ताला लगाइए और कोई बाहर का आदमी आना नहीं चाहिए। अपने मेड को, एक मेड सर्वेंट है, वाइफ को बदल सफाई करके रखे हुए हैं। मेड को 1 घंटा सुबह में बुलाइए, 1 घंटा शाम में बुलाइए, और इसके अलावा किसी और को आने मत दीजिए, और एकदम सेक्रेसी मेंटेन रखिए। अगर ज़रा सा भी आपने लीक किया तो जैसा आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी, और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति, जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से यह सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई थी। और एक और साइबर ठग का खुलासा हुआ है गया जी से। देखिए, यहां पर करोड़ों की साइबर ठगी हुई है। 47 सिम कार्ड बरामद किए गए। ठगी से जुड़े हुए पुलिस ने पीओएस एजेंट को दबोचा है। डोभी के बताया जा रहा अमरूद गांव से गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग राज्यों में दरअसल ये ठगी करता था और निवेश के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है, जाल में नहीं फंसने की अपील। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर ठगी हो रही है, तो आप 1930 ये नंबर याद कर लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, अपनी शिकायत बता सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग करना आप लोग सीखें। 24 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जब भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो। 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई होगी। तुरंत ही साइबर सेल या फिर पुलिस में आपको रिपोर्ट दर्ज करवाना है अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप सूचित कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको वो सीज कर दें। बताया गया था कि 47 कुल मामला दर्ज है, जिसमें 22 मामले यहाँ पे आपको सिम कार्ड का वितरक है जिनका नाम गौतम कुमार है, जो डोभी थाना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कुल 22 सिम निर्गत किया गया था। इनके द्वारा एक गिरोह का संचालन किया जा रहा है और उस गिरोह के द्वारा कुल 2,91,18,000 रुपये का साइबर ठगी किया गया। उसी में गौतम कुमार को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय अग्रेसित किया गया है। भागलपुर में शादी के दौरान फायरिंग हुई। नवगछिया के पकरा गांव का यह मामला है, जहां 24 साल के हिमांशु को गोली लग गई। अब देखिए, जब गोली लगी तो हिमांशु घायल हो गया और घायल को इसके बाद हायर सेंटर भेजा गया। बताया जा रहा है कि बारात देखने के दौरान ये गोली लगी है। नवगछिया के पकरा गांव का यह मामला है। शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान यहां पर हिमांशु को, 24 साल के हिमांशु को गोली लग गई। गोली लगने के बाद हिमांशु घायल हो गया और उसके बाद तुरंत ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हिमांशु को हायर सेंटर भेजा गया। बारात देखने के दौरान ये गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहाँ पर शादी के दौरान हर्ष फायरिंग और उसके बाद ये फायरिंग के दौरान हिमांशु को गोली लग गई। हिमांशु की हालत अभी कैसी है और क्या पुलिस के संज्ञान में ये मामला है? जी, हिमांशु को जो देर रात गोली लगी है, जब वह किसी के शादी में जा रहा था, इसी दौरान गांव में ही एक जगह शादी हो रही थी और वहां पर वह अपने 3 साथियों के साथ खड़ा होकर देखने लगा, जिस दौरान जो है हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चली और गोली उसके पेट में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत नवगछिया अस्पताल ले जाया गया। वहां से फिर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल देर रात लाया गया था और यहाँ से भी जो है वो परिजन उसे अच्छे इलाज के लिए जो है हायर सेंटर ले गए हैं। वहीं पुलिस जो है इस मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर हिमांशु को गोली कैसे लगी है, हर्ष फायरिंग का मामला है या फिर कोई अन्य और मामला है जिसके कारण हिमांशु को गोली लगी है। जी, पुलिस प्रशासन को ये बात पता है क्या आशीष? जी, जानकारी हो गई है पुलिस को और पुलिस लगातार उसको लेकर छानबीन भी शुरू कर चुकी है कि आखिर युवक को गोली क्यों लगी और कैसे लगी है, हर्ष फायरिंग का मामला है या फिर किसी से कोई दुश्मनी थी जिसके कारण गोली लगी है। वहीं परिजन जो है अभी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो बारात देख रहा था, इसी दौरान गोली किसने चलाई
कैसे लगी है और क्या कारण है इसका, कुछ भी बताने से अभी इनकार कर रहे हैं। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब राजनीतिक खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई है। एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। दरअसल 10 जुलाई को लोक सेवक आवास में ये बैठक होने वाली है। एनडीए दलों के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए 10 जुलाई को ये बैठक होने वाली है, एनडीए नेताओं की बैठक, जिसमें घटक दल के सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, 10 जुलाई को एनडीए दलों की बैठक बुलाई गई है, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है बैठक? देखिए 10 तारीख को एक अन्य मार्ग में जो लोक सेवक आवास भी कहा जाता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में एक बैठक है। और ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए के जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं, तमाम पार्टियों के जो 5 एनडीए के दल हैं, उनके तमाम जिलाध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तो पहली बार हो रहा है कि जब किसी पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। और तमाम पार्टियों के, हम लोगों ने अमूमन देखा है कि कि कोई एक खास पार्टी होती है, जब कोई सत्ता में होती है तो उसके वो अपने जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। लेकिन ये पहली बार है कि एनडीए के तमाम घटक दल के जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा 5 पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो भी शामिल होंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक चीज दिलचस्प है कि इसमें विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं। जाहिर तौर पे 10 तारीख को ये बैठक है और 15 तारीख को सम्राट चौधरी अपने शासनकाल के 100 दिन पूरे कर लेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि इस मौके को कैसे यादगार बनाया जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के 5 घटक दल आपस में बेहद अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में 5 पार्टी जो है उनका तालमेल बहुत काफी बेहतर है। और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, सरकार जो विकास कार्य है जनता के बीच में ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जिला अध्यक्षों से जो फीडबैक मिलेगा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पहला प्रयास है। इस तरह का प्रयास अमूमन हम लोगों ने अभी नहीं देखा है। घटक दलों के विधायकों और एमपीओ के साथ तो बैठक देखा, लेकिन जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस 100 दिनों में जब सरकार गठन हुआ तो 100 दिनों में सरकार ने विकास कार्य क्या कुछ किए, जमीनी स्थिति क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, या फिर जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है उन्हें क्या समस्या हो रही है अपने जिला में उसकी भी जानकारी मिलेगी। और जाहिर तौर पे मंत्री भी तमाम विभाग के रहेंगे, तो मंत्रियों के सामने जब समस्या आएगी तो मंत्री भी समस्या दूर करने की बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और 10 जुलाई को लोक सेवक आयोग में आवास में ये बैठक होने वाली है। जी ठीक है आनंद, नजर बनाए रखिए और अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेने वाले हैं, जुड़े रहिए। अब बात करते हैं नए टोल टैक्स नीति के बारे में। देखिए बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू होगी। 35 पेज की टोल टैक्स नीति के बारे में बताया गया है। वाहन चालकों के टैक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें देखिए छोटे वाहनों के लिए बताया जा रहा है कि ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा बड़े वाहनों के लिए बताया जा रहा है कि ₹8.10 प्रति किलोमीटर से टोल टैक्स लगेगा। और अब स्टेट हाईवे और बड़े ब्रिज पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, नई टोल टैक्स नीति क्या कहती है, एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए बिहार सरकार ने एसएच पे टैक्स लगाने की जो बात कही थी, अब उसका एक नोटिफिकेशन आया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें कैसे कैसे वाहन के लिए आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा इसका भी बाइफरकेट करके बताया गया है। जैसे कार, जीप, वैन हो या फिर जो हल्के मोटर वाहन है उसके लिए प्रति किलोमीटर ₹1.25 तय किया गया है। और इसके अलावा जो हल्का वाणिज्यिक वाहन है, हल्के माल वाहन है या मिनी बस है, उनके लिए ₹2 तय किए गए हैं। बस या ट्रक है उनके लिए ₹4.25। 3 धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन है उनके लिए ₹4.60। इसके अलावा भारी निर्माण मशीनरी या अर्थमूविंग उपकरण या जो बड़े वाहन होते हैं, जो ट्रक का जो सबसे बड़ा होता है वो ₹6.65। और इसके अलावा विशाल आकार के वाहन 7 या अधिक जिसकी धुरी रहती है उसके लिए ₹8.10 इस टैक्स में देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कई सारे नियम भी बनाए गए हैं। इस पर है कि
अगर नए नियम के अनुसार 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ी स्टेट हाईवे पर जो निर्धारित दर है उसका 60% टोल लिया जाएगा। इसके अलावा 4 लेन और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% टोल वसूला जाएगा, जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती जो लेन वाली सड़कें हैं उन पर निर्धारित दर का 50% शुल्क लिया जाएगा। जाहिर तौर पे कई सारे कंडीशन है। इसके अलावा ये भी है कि इन जो मध्यवर्ती लेन है जो 5.5 मीटर चौड़ी है, इन सड़कों पर यात्रा करने के लिए वाहन चालकों को तय राशि का 50% टैक्स चुकाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऐसे भी है जिसके लिए सरकार ने जो नीतियां तय की है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जिन्हें जो छूट दी गई है उसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। इसमें जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या संघीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, ऐसे कई हैं जो पहले जिन्हें नेशनल हाईवे में छूट मिलता आया है वो भी एसएच में भी उनको छूट मिलता आएगा। तो ये ठीक है आनंद, अब देखना होगा कि जो नई टोल टैक्स नीति है वो लोगों के लिए राहत लेकर आती है या नहीं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पटना जिले के लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीहा गांव में पति पत्नी ने एक साथ सुसाइड कर ली। आत्महत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान बांसडी निवासी टोनी कुमार और उनकी पत्नी सलोनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर लहसुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक पुलिस जानकारी के अनुसार दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है। मिली थी बांसडी मुसहरी गांव में एक लड़का टोनी पासवान और उसकी पत्नी सलोनी कुमारी आत्महत्या कर लिए हैं। तो घटनास्थल का मुआयना किया गया तो पाया गया है कि ये दोनों रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं और इन लोगों का शादी करीब 2 माह पहले ही हुआ था। और उस समय घटना के समय बताया जाता है कि घर के लोग बाहर काम करने गए हुए थे। जब शाम में लौटे तो देखे कि रूम में फांसी लगाए गए हैं और इस संबंध में एफएसएल को सूचित किया गया है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां जमीन विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना सराय रंजन थाना क्षेत्र के नवाचौक गांव की है। आरोप यह है कि 2 कट्ठा जमीन को लेकर पाटीदार के साथ ही कई महीने से विवाद चल रहा है। विवादित जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई है। सोमवार की शाम युवक पवन कुमार को दूसरे पक्ष के लोगों ने समझौते के बहाने बुलाया था और जब वो मिलने पहुंचा तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर 5 से 6 राउंड फायरिंग कर दी। हमले से बचने के लिए भागने के दौरान एक गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। हमारी जमीन सुरेश का लिख दिया वो बेच लिए। हमारा जमीन सरकार है, दूर से सरकार है, तो वो जमीन हम लोग पकड़ लिए तो वो जमीन के लिए आग लगा के जमीन पर चढ़ के दूसरा ये जमीन लिए से बेटा के बुला लिए तो तब फिर समाधान हो गया। बोले हम बेटा बोले कि 10 आदमी बैठा के हम फरियाद तो बस पंच बैठा के फरियाद पैर में मारा गोली। पैर में 6 को फायरिंग किया, एक फायरिंग लगा, एक पैर एक। आज सरायरंजन थाना अंतर्गत एक नवाचक गांव है, वहां के में एक सूचना मिली और कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और जख्मी हुए हैं और इलाज के लिए जो है यहाँ समस्तीपुर आए हुए हैं। तो अभी जख्मी से पूछताछ की गई। जख्मी तो पैर दाहिने पैर में गोली लगी है, स्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रिम्स 2 को लेकर सुनवाई की और देखिए रिम्स 2 के 222 एकड़ जमीन से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई हुई। इसके बाद आशा लकड़ा ने रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है तब तक किसी भी तरह का निर्माण काम नहीं कराया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है जिस भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की योजना है वो उपजाऊ भूमि है। आयोग ने रांची के अलावा और जगह भी रिम्स 2 के निर्माण का सुझाव दिया है। खबर भागलपुर से, जहां संस्कृत महाविद्यालय की बदहाली से परेशानी बढ़ी हुई है। 1954 में कॉलेज की स्थापना की गई थी। शुरुआती दौर में तो व्यवस्था अच्छी थी, यहां पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या काफी नजर आती थी, लेकिन पिछले कई सालों से संस्कृत महाविद्यालय की हालत जर्जर हो चुकी है और अब यहां पर लगभग 200 छात्र ही नामांकित हैं। महज कुछ छात्र ही कॉलेज आते हैं और पिछले 6 महीने से यहां पर लाइट की सुविधा भी नहीं है। कॉलेज में बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, वहीं पानी के लिए व्यवस्था तक नहीं है। प्रिंसिपल का भी कहना है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए, सरकारी यहाँ पर अगर सरकार इस
मामले पर ध्यान दे तो एक बार फिर से इस महाविद्यालय के दिन वापस लौट सकेंगे। भवन की स्थिति अभी सामान्य है, जर्जर अवस्था में है, इसलिए बहुत दिन से उसका कोई रख रखाव उचित समुचित नहीं हो पाया है और हाँ अभी दिक्कत है। सरकार इस पर ध्यान दे तो ये पूरे भागलपुर में ये अपने प्रेरणा का स्रोत पहले भी रहा है, अभी कुछ दिन से इसका ह्रास रहा है, लेकिन अभी पुनः सरकार इस पर ध्यान दे तो ये हमेशा सभी के लिए हमेशा के लिए ये प्रेरणा स्रोत होगा। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है और अभी हम हैं संस्कृत महाविद्यालय में। देख सकते हैं कि ये भागलपुर का संस्कृत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये विश्वविद्यालय उस समय से ही चल रहा है। कंस्टिट्यूएंट जो है ये 1983 के लगभग में हुआ है और आप देख सकते हैं कि रूमों में ताले लटके हुए हैं। यहाँ प्रभारी जो प्रिंसिपल हैं वो भी हैं। यहाँ आपको अब हम नज़ारा दिखाते हैं, क्लासरूम है। भवन जो है ये काफ़ी जर्जर हो चुका है। कई तरह की समस्या जो है संस्कृत महाविद्यालय में है। यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है बाबू यहाँ पर? यहाँ बाथरूम वगैरह का परेशानी है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, फिर पानी का पीने का सुविधा है, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से वो भी नहीं है। कितने दिन से लाइट नहीं है? लाइट नहीं होने से बहुत मतलब कि 4-5 महीना हो गया है लाइट नहीं है। यहाँ सोलर पैनल लगी हुई है, लेकिन वो भी कितना देर बैकअप देगा, उतना तो नहीं दे पाएगा, तो वो प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद क्लासरूम का हालत आप देख ही रहे हैं, गंदगी है। वो सब की सुविधा भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाहर भी देख रहे हैं क्या क्या है, पूरा आने जाने में। अब अभी बारिश का समय है, सांप बिच्छा बहुत तरह का बात होता है, तब आने जाने में भी डर लगता है। बच्चे आते होंगे रेगुलर बेसिस पर 15 से 20 बच्चे आते हैं। 200 का एडमिशन है। हाँ, वो भी सुविधा नहीं होने के कारण बहुत लोग नहीं आते। हम लोग तो बगल से आ जाते हैं, तो हम लोग। क्या नाम हुआ? श्वेता कुमारी। समझा जा सकता है कि इसको लेकर सरकार और शिक्षा मंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए इस महाविद्यालय का, उसमें बहुत सी कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर चाईबासा से, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण हिरडी फॉल अब उफान पर आ गया है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से क्षेत्र की पहाड़ी नदियां और यहां पर जल स्रोत लबालब भर गए हैं। करीब 121 फीट की ऊंचाई से गिरती हिरनी फॉल में भी उफान आ गया है और ये आकर्षक और ज्यादा हो चुका है। टेबो घाटी की हरी भरी वादियों और पक्षियों की चहचहाट के साथ झरने का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। अब पर्यटक हिरनी फॉल की इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल और कैमरों में इसे कैद कर रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। मॉनसून के सीजन में ये हिरनी फॉल काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। यहाँ पर पर्यटक और ज़्यादा पहुँचते हैं, साथ ही साथ मनमोहक दृश्य देखने के साथ साथ लोग कैमरों में से कैद भी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है, 45वां जन्मदिन महेंद्र सिंह धोनी आज मना रहे हैं। मुंबई में परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्म हुआ था महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी के सिमलिया स्थित आवास पर बताया जा रहा है कि फैंस की काफी भीड़ है। आवास के बाहर धोनी के फैंस केक भी काटेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ